स्थानीय से लेकर पूरे विश्व में सियासत जोरों पर है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उनकी टीम दूसरी बार जनता की सेवा में जुटी है। जितनी तेजी के साथ समस्याएं सुलझाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उतनी ही तेजी के साथ नई समस्याएं भी पांव पसार रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। ममता जी, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर कि योगी जी की जो सरकार थी, पिछली सरकार से ये दूसरी बार की जो पारी है योगी आदित्यनाथ की, पुरानी पारी से दूसरी पारी अलग कैसे है? देखिए ममता जी, इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक अहम मुद्दा था बेसहारा पशुओं का, जो विपक्ष पूरी तरीके से इस चीज़ को उठाने का काम कर रहा था। इस दूसरी पारी में ये माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी का भी इन्होंने स्वीकार किया था और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी इसको अपनी प्राथमिकताओं में पहले नंबर पर रखा है। ये विभाग हमें सौंपा गया है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस चुनौती को हम अवसर मानकर काम कर रहे हैं। और सच में हमने अपनी विधानसभा चुनाव में भी ये घोषणा की थी कि हम अपनी विधानसभा में न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराएंगे। हम चुनाव जीत जाएं तो गौ माता ने कहा होगा कि तुम अपनी विधानसभा में ही क्यों बनवाओगे, तुम चुनाव जीत रहे हो हमारे आशीर्वाद से, ये काम वो पूरे उत्तर प्रदेश में ही करो। तो हम ये बेसहारा पशुओं का संबंध खेतों से ना रहे, सड़कों से ना रहे, शहर में घूमने से भी ना रहे और किसानों की समस्या का निराकरण भी हो, हम इस ओर काम करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने चाहे मंत्रीगण हो या फिर नौकरशाह हो, सभी लोगों के विभागों को एक टारगेट दिया है। तो क्या आपको लगता है कि और तेजी के साथ विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में होंगे? हाँ ममता जी, निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से संवेदनशील हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी सरकार है। कल्याणकारी सरकार की प्राथमिकताएं दो होती हैं, वो जनता का विकास करे और जनता को भी सुरक्षा भी प्रदान करे। तो इस विकास में क्योंकि मुद्रा के साथ साथ अर्थतंत्र के साथ साथ पशु भी एक धन होता है और ये पशुधन किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए पशुधन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो हम ये 100 दिन के कार्यक्रम में सबसे पहले आज से ही हमने 15 अप्रैल से 5 मई तक एक अभियान चलाकर बेसहारा जो पशु हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको स्थान देना, गौशालाओं का निर्माण कराना। और जो उत्तर प्रदेश में गौशालाएं बनी हैं, इस 15 दिन के अभियान में उन गौशालाओं का निरीक्षण करना। हमारे विभाग के सभी अधिकारी लगेंगे और माननीय सांसदों को, माननीय विधायक, और इस प्रजातंत्र में पंचायती राज व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है। ब्लॉक प्रमुख, गांव के प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर और चेयरमैन, इन सबसे भी अनुरोध इसको जोड़ने का काम किया है, क्योंकि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, सरकार से समाज बड़ा होता है, क्योंकि गौशालाएं सरकारी पैसे से नहीं चलाई जा सकती, जनता का सहयोग चाहिए। इसलिए हम इन गौशालाओं को कॉमर्शियल बनाएंगे, ये अपने संसाधनों से चलें। गौशालाओं से जो धन मिले वो गौशालाओं पे, गायों पर ही खर्च किया जाए, ऐसी हम व्यवस्था बना रहे हैं। क्योंकि देखा जाए, आपने पशुओं का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने आवारा पशुओं को एक बड़ा इशू बनाया था। इस समस्या के निदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना क्या है? देखिए, हमारी योजना है गौशालाओं में भूसे का प्रबंध हो, पराली हो,
पानी का प्रबंध हो, दवा का भी प्रबंध हो, डॉक्टर भी देखें। तो इन सारी व्यवस्थाओं को हम कर रहे हैं और इन व्यवस्थाओं में अभी गौ आश्रय स्थल हैं, चरागाह हैं, इन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है और इस पर वो संवेदनशील हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में गौ संरक्षण प्रदान करना ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है उनके लिए, और सरकार के लिए भी एक चुनौती है जिसको मैंने अफसर के रूप में काम करने का निर्णय लिया है। और हम इस समस्या को समाज का सहयोग लेकर 1 वर्ष के अंतराल में इसको पूरा करने का काम करेंगे। आपको छुट्टा और आवारा पशु सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे, खेत में नहीं दिखाई देंगे और शहरों में भी नहीं दिखाई देंगे। हमारे देश में, हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है किसी को भी अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करने का, लेकिन जब ये बात आती है कि लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा, तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस पर विवाद क्यों? देखिए, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। उनकी विभिन्न पूजा पद्धति है और विभिन्न तरीके की वेशभूषा भी है। वो 10 बार नमाज पढ़ें, 10 बार रोज़ा रखें, प्रार्थना करें, महाभारत का पाठ करें या गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, काली टोपी लगाए, हरी टोपी लगाए, नीचा कुर्ता पहने, ऊंचा पैजामा पहने, लेकिन इस देश को अपना देश माने, भारत माता को भारत माता कहे, देश की अखंडता पर भरोसा रखे, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ करे या अपने व्यवस्था अनुसार कुछ और करे। हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पर हो तो इसमें कोई आपत्ति इसलिए नहीं है। मैं आपको भी ममता जी बताना चाहता हूँ, कभी आप संकट में गिरें, हनुमान जी का नाम ले लें तो सारा संकट दूर हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो इस तरीके से किसी भी धर्म को विवाद के रूप में प्रचार करना, विषाद के रूप में प्रचार करना, ये मान्यता के अनुरूप नहीं है। जब किसी धर्म या ग्रंथ में लाउड स्पीकर शब्द का लिखित है ही नहीं, उजागर नहीं है कहीं पर भी किसी धर्म में या ग्रंथ में लाउड स्पीकर लिखा हो, तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार लाउड स्पीकर शब्द पे इतना बवाल क्यों हो रहा है? ममता जी, वॉइस आवाज़ का भी एक मानक होता है। यदि लाउड स्पीकर भी बजाना होगा तो परमिशन लेकर इतने वॉल्यूम से बजाएंगे, वो उसका वॉल्यूम भी तय होता है कि इतनी आवाज़ से बजाएंगे। ये नहीं है कि कान फाड़ बजाएं, पूरा किसी को सोने भी ना दें और अनाप शनाप उसकी आवाज़ हो। तो एक कानून का पालन सबको करना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कानून बनाए। जो लोग कानून को तोड़ने का काम करते हैं, फिर जो लोग हिंसा फैलाते हैं, तो फिर कानून लागू होता है, फिर हिंसा को रोकने का काम कानून करता है। इसी कानून को लेकर लगातार प्रियंका गांधी आरोप लगाती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। आदरणीय प्रियंका जी के बारे में हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी में कानून लागू कर दें तो उनका कुछ भला हो सकता है। इसके अलावा अगर गाय की बात करें, धार्मिक ग्रंथों में गाय को माता कहा गया है, लेकिन देखा जाए कि आज भी गो तस्करी, चारा की समस्या, पानी की समस्या खासतौर पे गायों के लिए आज भी विद्यमान है। ये समस्याएं दूर हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ममता जी, जनता से इस समय मैं अपील करना चाहता हूँ। ये जनता बाजार में जाए, कहीं और जा रही है तो हरा चारा खरीदे, थोड़ा कुछ पैसे खर्च करे, 10, 20, 50 रुपए, और वो गायों, जहाँ गायें मिलें उन गायों को खिलाने का काम करें। अपने मन से जब निकले तो दिखाई दे कोई हरा चारा, जैसे पक्षियों को लोग दाना लेकर खिलाने का काम करते हैं, ऐसे आज मैं आपके चैनल से के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि गायों के लिए हरा चारा देने का काम जरूर करें। और हम लोग हरे चारे का प्रबंध करने के लिए जो जो सीमाएं हैं, चारे की व्यवस्था है, अभी
उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भूसा इकट्ठा करने का, भूसा बैंक बनाने की प्रथा प्रारंभ की और इसको हम भूसा कुछ खरीदेंगे भी, कुछ दान में भी लेंगे। तो गौ माता है और वास्तव में मेरा तो मानना है गाय के अंदर द्रव्य है, द्रव्य, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, ये पंचगव्य कहलाते हैं। गाय का दूध अमृत की तरह है। अब आप गाय का बछड़ा देखो, तुरंत बच्चे को जन्म देती है गाय तो वो कूदने लगता है, फुदकने लगता है, ऊंचाई पर कूदता है। भैंस का बच्चा ऐसा नहीं होता। इसलिए गाय का दूध अमृत की तरह है और गाय के गोबर में लक्ष्मी वास करती है। गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास है। गौमूत्र के बारे में हमने पढ़ा है, यदि कहीं किसी मकान में वास्तु दोष हो या कोई और कठिनाई आ रही हो तो उसका छिड़काव लगा लें तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए गौ को माता कहा गया है। गौ माता एक पशु ही नहीं है, हमारे जैसे भारत माता है ऐसे हमारे पशुओं में गौ भी माता है। इसके अलावा अगर बरेली के आंवला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ की जनता लंबे समय से मांग रही है कि उसको जिला बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि वहाँ की जनता का जो सपना है वो साकार होगा, और अगर साकार होगा तो कब तक होने की संभावना है? ममता जी, वैसे तो इस पे मैं टिप्पणी इस समय करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देना स्वाभाविक बनता है। मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से पहली सरकार में निवेदन किया था कि आंवला को वो जिला बना दें। उन्होंने कहा धर्मपाल सिंह अभी आंवला जिला नहीं बनाएगा, नए जिले हम अभी नहीं घोषणा है। तो मैंने कहा, फिर उसकी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि आंवला जिला ही नहीं, महाभारत काल में आंवला राजधानी रहा है पांचाल क्षेत्र की। पांचाल की दो क्षेत्र की राजधानी दो जगह थी, एक हस्तिनापुर थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अय क्षेत्र रामनगर, जो मेरी विधानसभा आंवला, वहाँ थी। एक समय ऐसा आया उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दोनों की राजधानी अय क्षेत्र रामनगर पर रही है। तो हमने कहा महाराज जी हम तो आपसे राजधानी की जगह जिला ही मांग रहे हैं। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट मांग ली है। अब ये जो आंवला जिला चाक चौबंद हो, इसके लिए हम इसका इतिहास आपको बताया, हम इसका भूगोल भी आपको चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं। कई लोगों को धधुकने चले, पता नहीं कौन सा क्षेत्र कट जाएगा। रामगंगा से दक्षिण का भाग, रामपुर जिले की साबा तहसील का भाग, आंवला तहसील पूरी, बदायूं जिले की दातागंज तहसील और बदायूं जिले की जो कोतवाल की तहसील है जिसको शहरी तहसील कहते हैं, उसका पार्ट लेकर बहुत बड़ा सुव्यवस्थित जिला आंवला बनाया जा सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने पर फिर मैं उनसे बात करूंगा। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने एक नारा दिया है, मदरसों के बच्चों को एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अब तक मदरसों की शिक्षा व्यवस्थित नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अब सच में मुसलमानों को भी जनता पार्टी को वोट देने की धीरे धीरे आ रही। मैं विधानसभा का एक, जब मैं गैस सिलेंडर बांट रहा था उस दिन मुस्लिम महिलाओं का ज़्यादा स्थान था, ज़्यादा संख्या थी। उस गांव के प्रधान ने मुझसे कहा कि मंत्री जी, मोदी जी बहुत बुरो कर रहे हैं। हमने कहा बुरो कर रहे हैं? बोले साहब गैस सिलेंडर मुसलमानों को दे दिए। तो मैंने सार्वजनिक कहा गैस सिलेंडर मुसलमानों को नहीं दिए, गैस सिलेंडर गरीबों को दिए। तुम्हारे गांव में गरीबों की संख्या मुसलमानों में ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा लोग आए हैं, तो इसलिए गरीबों को दिए। माननीय मोदी जी के और योगी जी के जहन में, दिमाग में बिरादरी नहीं है, धर्म मजहब संप्रदाय नहीं है। गरीब गरीब है, गरीब की कोई बिरादरी नहीं होती। जिस बिरादरी में गरीब है उसको मदद करना, उसको विकास करना। जिन गरीबों ने कभी गैस सिलेंडर देखे नहीं थे, स्टेटस सिंबल माने जाते थे, तो मैंने बुलाओ, मैंने कहा चेक कर लेता हूँ। मैंने उस मुस्लिम महिला को बुलाया, मैंने कहा बहन जी गैस सिलेंडर किसने दिया है आपको? बोले आपने। हमने नहीं दिया है। इस पर फोटो किसका बना है? बोले मोदी जी का। हमने वोट किसे दोगी? मोदी जी को। उसका पति भी साथ में था। मुल्ला जी,
हमने कहा ये मुल्ला जी मना करें तो बोले तो देंगे। तो इस तरीके से मुस्लिम वोट अब भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है जितनी सुविधाएं हिंदू को मिल रही हैं उतनी सुविधाएं मुस्लिम को भी मिल रही हैं। अभी ये अन्न खाद्यान्न योजना में मुस्लिम को इतना अनाज मिला, सभी को मिला, खाते भी थे और इतना अनाज बेचकर अपने घर के खर्चे भी चलाते थे। तो इसलिए ये कहने लगे कि भैया हमने जिसका नमक खाया है उसी को वोट देंगे। ये है मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें तो अक्सर ये खबर आती थी कि समाजवादी पार्टी खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताती थी, लेकिन अब आजम खान के लोग ही ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बेसिकली मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। आपको क्या लगता है कि हार का साइड इफेक्ट है क्या? देखिए, ये बिल्कुल सच है। मैंने आपको पहले वाले वाक्य में भी कहा कि जो सरकारें मुसलमानों को वोट समझती हैं उनके कल्याण की चिंता नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को वोट नहीं समझकर, यहाँ का नागरिक समझकर उनके कल्याण की चिंता करती है। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर लड़ी तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस आज़ादी में सभी का हिस्सा है। सबका माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सबके प्रयासों से आगे बढ़े, इसलिए मोदी जी और योगी जी इस कल्पना को लेकर साकार करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें और शिवपाल सिंह यादव की बात ना हो तो शायद पूरा नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है आजकल भतीजे से नाराज हैं और भाजपा के संपर्क में हैं। क्या आने वाले समय में बीजेपी में आ सकते हैं क्या? ममता जी, बीजेपी में तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर रहे हो, और ये कोई असंभव नहीं है, संभव है। इसके अलावा अगर इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें सर, जिस तरीके से हालात मायावती के हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के, क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे जो बसपा का जनाधार था वो खात्मे की तरफ है? निश्चित रूप से इस बार बसपा के लोगों ने, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी वो भी बिरादरी के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन जो बसपा का वोट बैंक है उसको भी इतना सुविधा मिली, इतना लाभ मिला है, शायद पहले कभी भी मायावती के समय में भी नहीं मिला। तो सबको विकास भी चाहिए, क्योंकि आदमी की 3 अहम आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। प्रधानमंत्री योजना से, मुख्यमंत्री योजना से गरीबों को मकान देने का काम किया जा रहा है, उनको भोजन देने की अन्य योजना खाद्यान्न योजना चल रही है, एक महीने में 2 बार राशन मिलता है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और तीनों बातें, रोटी, कपड़ा, मकान का प्रबंध योगी सरकार में, मोदी सरकार के माध्यम में केंद्र की योजनाओं से, प्रदेश की योजनाओं से भी लाभ मिल रहा है और केंद्र की योजनाओं से भी लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि सारा वोट अब भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है। और 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि इस मायावती के वोट को लग जाएगा कि यहाँ तो कोई है नहीं, मोदी जी हमारे रहनुमा हैं, मोदी जी हमारे हितैषी हैं, तो 2024 के चुनाव में लोकसभा में सारा वोट अब माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। लोकसभा में फिर प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में हम सांसद की, लोकसभा की सीटें जीतने का काम करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि आप लोग 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि प्रजातंत्र में देखिए जीत सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हम 5 काम दुनिया के करते रहें, कल्याणकारी योजना करते रहें, और हम चुनाव हार जाएं तो हम काहे के नेता हैं? जनता का हम सहयोग लेकर, जनता को रात दिन हम काम करेंगे, तो फिर जनता से ये उम्मीद भी करेंगे प्रजातंत्र को वो हमारे साथ मजबूत करने का काम करे। ये हम जनता से अपील भी करते हैं। जनता कहती भी है कि जाओ वोट तो तुम्हें को देंगे, कहो और को थोड़ी दे रहे, जाओ और जगह वोट मांग लो, आपकी नीतियाँ अच्छी हैं, आपके काम अच्छे हैं। क्योंकि राजनीति हमारे लिए धंधा नहीं है, राजनीति हमारे लिए एक युग धर्म है, मर्यादा है, सभ्यता है, व्यवस्था है और आस्था है। यूपी से अलग एक सवाल है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हिंसा हुआ, उसको लेकर लगातार राजनीतिक घटनाएं बदल रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर राजस्थान के करौली की बात करें, वहां पर भी ऐसी घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश की घटना पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन राजस्थान पर चुप्पी क्यों?
ये देश हमारा है और भारत देश दुनिया में एक ऐसा सुंदर देश है, इसमें अन्य किसी देश में जो सुविधाएं नहीं है। यदि आप पे पैसा है, गर्मी हो तो आप पहाड़ पे चले जाओ, आप पे पैसा है, सर्दी होती है तो आप दक्षिण भारत में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में मैदान में रह लो। तो इसमें मैंने कहा नहीं कि समान मान्यताएं हैं। कोई धर्म के बारे में कोई प्रचार करता है, जहाँ हिंसा होती है वहाँ हमारा कानून लागू होता है और फिर कानून अपना काम करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ये तंज कस रही है, पैसा तो प्रधानमंत्री विज्ञापन पर फूंकते हैं, हालांकि उनको आपत्ति भी नहीं है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचे तो जनता तक कल्याणकारी योजनाओं का बखान करने के लिए आपके चैनल हैं, प्रिंट मीडिया है और भी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो कोई विपक्ष आरोप लगा रहा है तो मिथ्या आरोप है। अगर आपके 100 दिन की कार्य योजना की बात करें तो क्या एजेंडा है आपका? देखिए, हमारे 100 दिन की कार्य योजना में सबसे पहले बेसहारा पशुओं को हम आश्रित स्थानों पर पहुंचाना, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को हम काम करेंगे और निश्चित रूप से बेसहारा पशुओं का सहारा देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो विभाग मुझे मिला है चुनौतीपूर्ण, मैं इसको अवसर मानकर काम करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है जनता का सहयोग लेकर हम इसमें सफल होंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो योगी सरकार पार्ट 2 है, इसके कार्यशैली में काफ़ी बदलाव भी रहेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से योगी सरकार का जो पार्ट 2 है ये विशेष होगा और जनता के हित में, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत चिंतित रहते हैं। हम लोगों की जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो फिर जनता के हित की बात करते, गरीबों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सोच था, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, उस दिन प्रजातंत्र होगा सच्चा, उसे घर बैठे न्याय मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए चौमुखी विकास में लगे हैं। इतना मुझे कहना है। अगर आपके सफर की बात करें, आप 6 बार विधायक रह चुके हैं, आप खुद के सफर को कैसे देखते हैं, विधायक से लेकर मंत्री तक के सफर को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ। जब जब सरकार आती है तो मुझे जिम्मेदारी देती रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने को मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, रहा नहीं, मैं आज भी हूँ। तो राजनीति हम एक जनता की सेवा के लिए करते हैं। राजनीति हमारे लिए एक युग धर्म है, मर्यादा है, सभ्यता है और मेरा तो पूरा जीवन जनता के लिए ही समर्पित है और हम रात दिन जनसेवक बनकर काम करते हैं। माननीय मोदी जी ने जैसे कहा कि चौकीदार, तो हम जनसेवक हैं, जनता के चौकीदार हैं। इसलिए जनता, औला क्षेत्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो मुझे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा आशीर्वाद भी देते हैं और कभी कभी जैसे कहते हैं, अरे जाओ जीत गए तुम, और जगह वोट मांग लो। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपनी जनता को, उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं जो मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं। राजनीति हमारे लिए सभ्यता है, धर्म है, युग है और मर्यादा है। हम हमेशा राजनीति को एक व्यवस्था के नाते राजनीति मार्गदर्शक बने, राजनीति पथ प्रदर्शक बने और इसके लिए काम करते हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी, आपको भी हमारी ओर से, आपके चैनल और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार योगी पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश की जनता को काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बदलाव कितना हुआ है ये यूपी की ही जनता को तय करना है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।